स्टार्ट हो। ठीक, ओके। उस बेसिस पे आपको नोट्स क्रिएट करने हैं। अगर नोट्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अदरवाइज मेरी स्लाइड से फिर स्लाइड को आप क्या करो, पीडीएफ फॉर्मेट में करके फिर उसको जेरोक्स निकालने कैसे भी करना है, पर आपको कॉपी मेंटेन करनी है। आपको कॉपी मेंटेन करनी है। अदरवाइज आपको प्रिंट आउट के बेसिस पे पढ़ना है, जैसे कि अभी टाइम नहीं है आपको, थोड़े दिनों बाद 2-3 दिन बाद करना है, तो जस्ट आप वैसे भी कर सकते हो। बट मैं फेवर करती हूँ नोट्स को, बिकॉज नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आपने प्रिपेयर करते हुए भी आपकी एक बार प्रिपरेशन हो जाती है। सेकेंडली आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, आपको पता होता है कहाँ पे आपने हाईलाइट किया है, कहाँ पे क्या है, आपको पढ़ने के लिए काफी इंटरेस्ट अच्छा होता है। और सेकेंडली यू कैन यूज सेवरल कलर्स इन योर व्हाइल प्रिपेयरिंग योर नोट्स। सेवरल कलर्स को यूज करते हो तो सो दैट कि वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है, तो पढ़ने की इच्छा होती है। अदरवाइज ऐसे बोरिंग सा लगता है, बोरिंग सा कुछ लिख दिया, दैट्स इट। बॉयज का जनरली होता है, तो बॉयज अपने बेसिस पे जाइए, गर्ल्स अपने बेसिस पे जाइए। इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि जस्ट पढ़ना है, हमें सब कुछ याद रखना है। बहुत सारी बातें हैं याद रखने के लिए। देखो एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारा मटेरियल है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेनी स्लाइड्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था राइबोसोम्स का। ठीक है, ये mRNA है। ठीक है, ये राइबोसोम है। साइटोसोल में ऐसे घूम रहा होगा ये राइबोसोम। ये राइबोसोम है। दिस, एक मिनट, ये हो गया हमारा, कल ही हो गया। देखो, दिस इज अ राइबोसोम। ये साइटोसोल में mRNA आया होगा, सेल होगा, सेल हैविंग न्यूक्लियस, और यहाँ पे साइटोसोल में mRNA आ गया होगा यहाँ से होके न्यूक्लियर कोर से, और यहाँ पे जो फ्री राइबोसोम घूम रहे वो उसके ऊपर आके बैठ गए, और उन राइबोसोम ने क्या बनाया, फाइनली प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन का फेट कहाँ रहेगा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही काम में आएगा। एक्सेप्ट सेल के अंदर तो लाइसोसोम भी होता है, उसको छोड़ के, एक्सेप्ट लाइसोसोम। ठीक है, और ऐसे कोई सेल्स कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो समझ लो ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बता रहा है वो। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बता रहा है। ठीक है, और वहां पे देखो एंडोप्लाज्मिक, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, अब तक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ नहीं है। दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो है these are your, we can say, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी कैन से, इस टाइप से। तो ये दिस पोर्शन जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, और इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हाँ, याद रखना, these are the ribosomes। ये कल की बात थी, थोड़ा सा ब्रशअप और उसके बाद टॉपिक पे स्विच। ठीक, ओके। अब इस पॉइंट को समझ रहे होगा व्हाट एग्जैक्टली ल्यूमेन इज। ल्यूमेन मींस यहाँ पे अंदर हो रहा है, यहाँ पे राइबोसोम होगा और यहाँ पे अंदर बात बन रही है, यहाँ पे हो रहा है कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस। समझ रहे हो मेरी बात, जब मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, और जब कभी ये प्रोटीन यहाँ पे बन गया तो फाइनली इसका आगे क्या, तो फाइनली ये प्रोटीन वेसिकल में फॉर्म होके लाइसोसोम की तरफ चला जाएगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स बनाएगा। अदरवाइज यही वेसिकल के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अपने प्रोटीन को स्विच करेगा। अदरवाइज यही प्रोटीन वेसिकल के फॉर्म में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आएगा, यहाँ पे फ्यूज होगा, और फाइनली यहाँ से बाहर जाएगा, सेल के बाहर, अपने टारगेट के तरफ जाएगा जहाँ पे उसको काम कर। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद मैंने कहा था कि काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर राइबोसोम की बात करते हैं। ठीक, 40 स्टूडेंट्स। अब वैक्यूल्स का भी ये वाला पोर्शन हमने देख लिया था। व्हाट आर द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द सेल सैप। सेल सैप मींस व्हाट एग्जैक्टली सेल सैप इज। सेल सैप यानी कोई भी जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको वैक्यूल्स में जिसमें पैक किया है, the vacuole that are present in the plant cell। यस, मैंने आपको इसके पहले बताया कि प्लांट सेल का फंक्शन है वैक्यूल। मैक्सिममली
प्रीडोमिनेंटली, वर्ड्स को याद रखो, प्रीडोमिनेंटली मींस मैक्सिममली वैक्यूल्स कहाँ मिलते हैं हमें, प्लांट सेल में मिलते हैं। इट डजंट मीन कि वैक्यूल्स हमें एनिमल्स के केस में नहीं मिलेंगे, बट वैक्यूल्स का जो फंक्शन है एनिमल्स के केस में वो थोड़ा कम है, मेन फंक्शन प्लांट के बेसिस पे। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन का क्या नाम है बताना जरा, वैक्यूल के मेम्ब्रेन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन ऑफ दैट वैक्यूल? what is the special name? Yes, कल बताया था वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी गुड आदित्य, सिद्धेश, यस वेरी गुड, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यहाँ इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा, वॉट एवर द लिक्विड दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस वैक्यूल, दैट इज नथिंग बट योर सेल, दैट इज नथिंग बट योर सेल सैप। यस वेरी गुड, सेल सैप। चलो ठीक है, सेल सैप पता चल गया, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सेल सैप कहते हैं। तो अलग अलग सेल सैप होते हैं। कभी कभी किसी वैक्यूल में बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बिग प्लांट्स जिनमें कि सेंट्रल वैक्यूल होता है, उनमें बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, आयंस के प्लस आयंस, क्लोरीन आयंस, लाइक दैट, के प्लस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, कोई कोई ऐसे प्लांट्स के पार्ट, फॉर एग्जाम्पल सीड ले लो, कोई सीड ले लो, तो सीड के अंदर ऑब्वियसली सीड इज व्हाट, सीड इज जस्ट ए ऐसा पोर्शन जो आगे जाके प्लांट में जर्मिनेट हो सकता है, प्लांट फॉर्म कर सकता है। मींस एक टाइप का आप कह सकते हो कि एम्ब्रियो लेवल पे मींस एक रिप्रोडक्टिव पोर्शन है जो कि आगे किसमें कन्वर्ट होगा, प्लांट में जर्मिनेट होगा। तो मींस ऑब्वियसली ये इसमें भी सेल्स है, ये सीड्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, और उस सेल में भी एक वैक्यूल रहेगा, बट वो वैक्यूल्स कैसे रहेंगे, स्मॉल वैक्यूल्स रहेंगे, अलग अलग चीजों के लिए बने हुए स्मॉल वैक्यूल्स। किसमें, मैं सीड्स की बात कर रही हूँ, सीड के अंदर की सेल्स में। किसी वैक्यूल में आपका प्रोटीन रहेगा, किसी में आपका स्टार्च रहेगा, किसी में आपके लिपिड्स रहेंगे, किसी में आपके आयंस रहेंगे। तो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स बनते हैं सीड के केस में। कीप इन माइंड सीड। और all these parts, all these biomolecules, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वो सीड क्या है, इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में। जब कभी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, आपके घर में जो, तब वो जर्मिनेट होगा। आपके घर में आपने देखा ना, आपके घर में जो जार्स होते हैं उसमें आप क्या भर के रखते हो, सीड्स। वो सीड को एज ए सब्जी के हिसाब से यूज करते हो, बट उसके लिए पहले क्या करते हो आप, अगर आपको जर्मिनेट करना है तो आप पानी में उसको सोक करके रखते हो। ठीक है, मींस वो सीड्स क्या हो गई, जर्मिनेट हो गई, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई। ठीक है, तब तक क्या वो जर्मिनेट हो रही थी क्या? नहीं, वो ड्राई फॉर्म में वो आपकी जार में पड़ी हुई थी। तो दैट फेज इज व्हाट, इनएक्टिव फेज। जर्मिनेट कब होगी, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तभी जाके इस वैक्यूल में यहाँ पे जो छोटे छोटे वैक्यूल्स है, इसमें जो प्रोटीन शुगर भरा हुआ है, दैट प्रोटीन एंड शुगर जस्ट यूज्ड अप। तब तक वो स्टोर फॉर्म में वैक्यूल में पड़ा है, जब जरूरत है तब वो सीड्स को कब जरूरत होगी, जब सीड जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होना में सीड में एक्टिविटी, सीड की फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो गई। अब तक पॉज मूवमेंट पे था, अब एकदम स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे उसको, बहुत सारी शुगर लगेगी। तो दैट ऑल थिंग्स गेट्स कंज्यूम, गेट्स अवेलेबल बाय दैट वैक्यूल में वो स्टोर फॉर्म में है, वो वहां पे क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, कोई वैक्यूल का फंक्शन एक प्रोटेक्टिव भी होता है। वैक्यूल्स के अंदर ऐसे कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं कि वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस उस प्लांट को तो हार्म नहीं करेंगे, बट अगर उस प्लांट को खाने के लिए कोई हर्बीवोर आया तो उसके लिए वो क्या रहेंगे, अनपैलेटेबल, अनडाइजेस्टेबल, टॉक्सिक, हार्मफुल रहेंगे। तो उसको एक नेचर ने दिया हुआ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो वैक्यूल्स प्रोटेक्शन में भी टेक पार्ट लेते हैं। और कोई वैक्यूल्स जो होते हैं वो पिगमेंट को स्टोर करके रखते हैं। जब क्रोमोप्लास्ट को, याद आ रहा है आपको, प्लास्टिड में हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, जब क्रोमोप्लास्ट को रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से वैक्यूल्स उसको क्या करेगा, अवेलेबल करा देगा कि हाँ चलो तुम्हें चाहिए क्या पिगमेंट्स, मेरे पास स्टोर है, चलो तुम ले लो, और तुम अपने पर्टिकुलर पेटल्स को, फ्रूट्स को अलग अलग कलर इम्पार्ट करो। ठीक है, एक स्टोर हाउस काइंड ऑफ यूज करते हैं हम वैक्यूल को। तो अलग अलग टाइप के सेल सैप होते हैं, मींस वैक्यूल के अंदर की कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनलिटी। मैक्सिममली हमें सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, मैक्सिममली मेजॉरिटी फॉर्म। अब चलो उसके बाद मैंने एक फंक्शन, यहाँ से हमने क्लासेस को एंड हुआ था हमारा क्लास। देखो इनटेक ऑफ वैक्यूल का और एक फंक्शन, intake of food or foreign particles by the phagocytosis involves the formation of food vacuoles। अब तक हमने स्टोर की बात की, तो वैसे ही अगर हम अमीबा की बात करें, अब तक हमने प्लांट के बेसिस से बात की कि प्लांट में एंथोसायन कोई पिगमेंट को स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं, कभी कभी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वैक्यूल्स होते हैं, कभी कभी आयंस को स्टोर करते हैं, सीड्स के फॉर्म में प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। ठीक है, प्लांट के केस में तो बात कर ली। व्हाट अबाउट एनिमल्स? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमीबा, अमीबा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जो अमीबा है, अमीबा को हम 5 किंगडम्स के इसमें जो मोनेरा प्रोटिस्टा इसमें है, उसमें हम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में अगर रखते हैं, नॉट अ एनिमल बट हम प्लांट्स भी नहीं कह सकते उसको, हम प्रोटिस्टा कैटेगरी में रखते, किंगडम आपका हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे अमीबा में भी तो वैक्यूल्स होते हैं। यस, अमीबा में भी तो वैक्यूल्स होते हैं, तो वो वैक्यूल्स किस टाइप से वर्क परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस। देखो जरा, कोई भी अगर फूड पार्टिकल आता है, उस फूड पार्टिकल को अपने सूडो फीड से, दीज आर द फॉल्स फीड, उससे उसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। देखो ऐसा डायग्राम आपने इसके पहले बहुत बार देखा है। और फाइनली ये घेरने के बाद अंदर एक ग्लोबुलर पोर्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे हम? फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल्स। ठीक है, अब ये फूड वैक्यूल्स, अभी जो फूड वैक्यूल्स है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होके डिग्रेड हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड इजीली डाइजेस्टेड बाय अमीबा। समझ रहे हो? लाइसोसोम ने उसको मारा नहीं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ब्रेक कर दिया। लाइसोसोमल एंजाइम्स थे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे, उन्होंने उस फूड के साथ रिएक्ट हुए और उस फूड को, वो कॉम्प्लेक्स फूड होगा, उसको सिंपल फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। सिंपल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो गया तो वो कंप्लीटली क्या हो गया, अमीबा ने उसको कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर लिया। आपको तो पता है कि हमारे बॉडी में भी कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड आप खाओ, उसको स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, सो दैट कि हम उसको यूज कर सके। हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अमीबा के केस में भी ऐसे ही होगा, अमीबा के केस में भी वो कॉम्प्लेक्स फूड रहेगा, वो एक वैक्यूल के अंदर प्लेस्ड होगा, उस वैक्यूल को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और वो फूड वैक्यूल के पास सब लाइसोसोम्स आगे मर्ज हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, उस फूड के साथ रिएक्ट करेंगे और उस फूड को लाइसोसोमल एंजाइम क्लीव करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो सिंपल फॉर्म फिर अमीबा एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फूड के, जब अमीबा फूड को इंटेक करता है तो वो जो वैक्यूल्स बनाता है उसको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। ऐसा ही केस हमने कुछ मैक्रोफेज के कंसिडरेशन में देखा था। एनिमल्स के केस में याद आ रहा है मैक्रोफेज क्या करता है? वो भी तो एक वैक्यूल बनाता है। देखो फैगोसाइटोसिस, देखो मैक्रोफेज, कोई पार्टिकल अंदर आया, लाइसोसोम के साथ रिएक्ट हुआ और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उसको डिग्रेड हुआ और फिर फाइनली क्या हुआ है, वो, ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, अननेसेसरी आगे जाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्रोफेज का तो मैंने आपको बता दिया है ना, क्यों एक्स्ट्रा अननेसेसरी आगे जाए। फिर भी यहाँ पे बताने की मेरी कोशिश। चलो
देखो मैक्रोफेज, आपको पता है ना मैक्रोफेज का भी स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है मैक्रोफेज का, जैसे हमारा अमीबा का होता है। व्हाट इज मैक्रोफेज? बेसिकली मैक्रोफेज इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब तो मैक्रोफेज की फेज क्या करेगा? वो एक सोल्जर बॉडी है, वो इनटेक किसको करेगा? इनटेक वो करेगा किसी एंटीजन को, फॉरेन पार्टिकल को, ठीक है। और वो फॉरेन पार्टिकल को एंटर करने के बाद फाइनली उसको फैगोसाइटोज करेगा, मींस एंगल्फ करेगा। तो इस पोर्शन को हम एंडोसोम कहते हैं। दैट इज आल्सो अ सर्टेन टाइप ऑफ, वी कैन से, वैक्यूलर पोर्शन इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ एनिमल। और ये जो था ये केस किसका था? दिस इज अ केस ऑफ अमीबा। ये अमीबा की केस थी। मैंने इंटेक ऑफ फूड की बेसिस पे अमीबा को बताया, फॉरेन पार्टिकल की बेसिस पे मैंने मैक्रोफेज बताया, जो कि एनिमल्स के केस में आते हैं, और अमीबा किसके केस में आता है? प्रोटिस्टा के केस में, ठीक है। अब यानी अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स में तो वैक्यूल्स प्रीडोमिनेंटली होते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स के केस में या लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा, पैरामेशियम आगे देखेंगे हम, तो उनमें भी तो वैक्यूल्स होते, तो वो वैक्यूल्स वहां पे क्या काम करते हैं, ये मुझे आपको बेसिकली बताना था, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो पैरामेशियम also a type of protozoa, you know that पैरामेशियम, ठीक है। पैरामेशियम जो फ्रेश वाटर में होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म होता है, उसमें भी तो वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इट also consists of vacuoles and inside that paramecium several types of vacuoles are there. Two types of vacuoles we can say. देखो, one is food vacuole, another one is contractile vacuole. देखो न्यूक्लियस की भी बात यहाँ पे कर लेती हूँ बाद में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और एक फूड वैक्यूल होते हैं। अल्दो अगर किंगडम आपने पढ़ा है तो उसमें आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। यस, एनीवन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन पैरामेशियम? यस टेल मी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पैरामेशियम में क्या रोल है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? यस, हाँ बच्चों बताओ, किंगडम हो चुका है, मुझे आगे भी जाना है, बताओ जल्दी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है? किंगडम आपका हो चुका है, किंगडम आई गेस किंगडम ये चैप्टर आपका हो चुका है और उसमें पैरामेशियम आ चुका होगा। यस, आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिक, एनिमेलिया इतना सब कुछ तो पढ़ लिया। तो बताना जरा पैरामेशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का रोल क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ फूड, वेरी गुड, एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो एक होता है एक्सक्रीशन के लिए ये वैक्यूल और एक होता है फूड को यूज करने के लिए। फूड आया, उसको कंबाइन किया, उसको स्टोर किया, और फिर वो फूड को किसके साथ रिएक्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कंज्यूम कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो देखो दो टाइप के वैक्यूल्स है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करना है कि ऑब्वियसली वैक्यूल्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली इन प्लांट, बट इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड इन animals also, and several versions of vacuoles are there that take part in their functionality, but their size is somewhat small. Their size is somewhat small as compared to plant vacuole, as compared to plant vacuole. See, plant का vacuole कितना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में एनिमल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं उनका फंक्शन और उनका साइज इतना प्रीडोमिनेंटली नहीं होता, ठीक। अब नेक्स्ट, वैक्यूल्स का एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन इज वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। हैव यू हर्ड दिस टर्म्स अर्लियर? What is hypertonic? What is isotonic? What is hypotonic in your earlier classes? In our earlier classes पढ़ा है? हाँ, तो इसका रोल यहाँ पे आएगा। अब देखो कि वैक्यूल्स ऐसी कोई चीज है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, ये आपके मेम्ब्रेन वैक्यूल के शेप को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि अदरवाइज अगर बहुत बड़ा वैक्यूल हो जाए तो ऑब्वियसली सेल बर्स्ट हो जाएगा, वैक्यूल बर्स्ट, सेल का कंपोजिशन डिसबैलेंस हो जाएगा ऑब्वियसली। यस, तो टर्जिडिटी इसको कहते हैं। टर्जिडिटी मींस टर्गर प्रेशर। सुनो मेरी बात, टर्गर प्रेशर इज अ फोर्स विदिन अ सेल that pushes the plasma membrane
against the cell wall, that pushes the plasma membrane against the cell wall. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ पुश करना, इसको कहते हैं टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर. तो वैक्यूल उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है. ठीक, देखो कैसे. So water entered by the osmosis, you know what is osmosis now? Higher concentration से lower concentration की तरफ water move होना, the process is called as through the semi-permeable membrane. The process is called as osmosis. अगर कोई water vacuole के अंदर enter हो जाए via the process of osmosis, तो vacuole gets swell, and जितना ज़्यादा वो swell होगा, उतना ज़्यादा वो यहाँ के एरिया को कवर करेगा. जितना ज्यादा इस एरिया को वो कवर करेगा, उतना ही मैक्सिममली यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा. यस और नो. और सेल क्या होगा, स्वेल होगा. सेल क्या होगा, स्वेल होगा. अंदर की कोई चीज बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो भी तो एक्सपांड होती जाती है. ठीक है. यस. तो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टर्जिड सेल. Because of what? Because of osmotic, because of entry of water inside the vacuoles. Vacuoles में entry water की बढ़ गई है. vacuole का size बढ़ रहा है. Ultimately वो vacuole जिस cell के अंदर है, तो cell का भी size क्या हो रहा है, swell हो रहा है. That type of cell we call as turgid cell, and the phenomenon is called as turgidity. And the pressure that arise because of this turgidity, some pressure gets arise over the plasma membrane. ठीक है. some pressure arise over plasma membrane, और वो plasma membrane क्या हो रही है, पुश कर रही है खुद को बाहर की तरफ, यहाँ तक सेल वॉल के बाहर सेल वॉल तक पुश कर रही है. उस प्रेशर को कहते हैं टर्जिड. तो ये वैक्यूल मेंटेन करता है. इतना बड़ा साइज है वैक्यूल का कि अगर वैक्यूल के अंदर कोई चीज अंदर आएगी तो सेल का साइज बढ़ेगा. वैक्यूल से कोई चीज बाहर जाएगी तो सेल का साइज श्रिंक होगा. अगर श्रिंक हो जाता है तो उस सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्लैसिड सेल कहते हैं. जब वाटर लॉस्ट फ्रॉम द सेल, वैक्यूल श्रिंक एंड सेल लूजेस अ शेप. और सेल ऑब्वियसली अगर कोई चीज श्रिंक हो जाती है तो अंदर की कोई चीज श्रिंक हो गई तो अल्टीमेटली उसकी जो आउटर जो लेयर है वो भी समवट क्या हो जाएगी, स्वेल नहीं रहेगी, वो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी. ठीक है. उसको कहते हैं फ्लैसिड सेल, टर्जिड सेल. और ये टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी ये मेंटेन कौन कर रहा है, वैक्यूल एक सेल को पर्टिकुलर टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है कि इतना ही रहेगा, मैं इतना ही एक्सपांड होऊंगा. अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो मैं अपने से लूज कर दूंगा. अगर कोई कुछ कम हो जाए तो मैं अपने में एंटर कर दूंगा. मैं वहां खुद को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टर्जिड भी नहीं होने दूंगा, एक्सट्रीम फ्लैसिड सेल्स भी नहीं होने दूंगा. मैं सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन कौन कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है मैंने. यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है. देखो, फ्लैसिडिटी क्या होती है, जब सेल श्रिंक हो जाए. फ्लैसिडिटी क्या होती है, जब सेल श्रिंक हो जाए. is a condition which occur when the plant cell is placed in an अब ठीक है. फ्लैसिड सेल्स, टर्जिड सेल्स, जब उसको श्रिंक हो जाए तो उसको कहेंगे हम टर्जिड सेल. कहां तक श्रिंक होगा, पर्टिकुलर शेप तक श्रिंक होगा. बट समझ लो कि उसमें से वाटर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है राइट नाउ. क्लियर है वॉइस? यस स्टूडेंट्स. देखो, टर्जिड मीन्स हाईली स्वेल, फ्लैसिड मीन्स बैलेंस कंडीशन, एंड प्लाज्मोलाइज मीन्स ओवर श्रिंकन सेल, एक्सट्रीम कंडीशन. ठीक है.
जब बहुत ज्यादा वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस टर्म को आप किस बेसिस पे याद रखोगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। आपको पता था, मैंने आपको बताया था हाइपोटोनिक कंडीशन क्या होती है, हाइपो आइसोटोनिक कंडीशन क्या होती है और हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होती है। अब मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब turgidity is a point at which cell's membrane pushes against the cell wall when which is when the turgor pressure is high। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखना, यहाँ पे एक रोल आता है आयंस का, K+ आयन का, इसका पोटेशियम आयन का। पोटेशियम आयन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल। वैक्यूल्स के अंदर K+ आयन बहुत ज्यादा फॉर्म में स्टोर रहेंगे, तो ऑब्वियसली अंदर कंडीशन क्या होगी, हाइपर हो जाएगी ना, हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट गेट्स इंक्रीज, हाइपरटोनिक। तो इस हाइपरटोनिक कंडीशन को ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, वैक्यूल खुद के अंदर वाटर को एंटर कराएगा। जैसे वाटर को वो एंटर कराएगा तो ऑब्वियसली वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वैक्यूल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब उसको टर्जिड बहुत ज्यादा हो गया, अब उसको बैलेंस करना है कंडीशन। तो वो क्या करेगा, K+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बाहर रिलीज कर देगा। यहाँ पे कोई पंप होते हैं K+ आयन के, K+ आयन अगर बाहर ज्यादा होने लगे, सुनो मेरी बात, K+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इफ दैट K+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस मोर आउटसाइड द वैक्यूल, व्हाट हैपन, कंडीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। यस, अब जब यहाँ पे कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। हायर वाटर मॉलिक्यूल से वाटर कहाँ पे जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा, और यहाँ के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। जब वाटर बाहर ज्यादा निकलेगा तो ये टर्जिड कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लैसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जरा, अब वो फ्लैसिड इज अ बैलेंस वन। फिर भी देखो कि अगर फिर भी लॉस हो ही रहा है, बहुत ज्यादा K+ आयन बाहर थे तो बहुत ज्यादा वाटर बाहर आ रहा है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। कैसे श्रिंक होंगे, क्योंकि उसमें से क्या हो गया, वैक्यूल्स में से बहुत ज्यादा वाटर बाहर आ गया, श्रिंक हो जाएंगे। वैक्यूल का साइज छोटा, तो ऑब्वियसली सेल का साइज भी श्रिंक हो गया। दिस इज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वैक्यूल। याद सिर्फ इतना रखना है इसमें, वैक्यूल मेंटेन्स टर्जिडिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज अ टर्जर प्रेशर, वो याद होना चाहिए। टर्जिडिटी मेंटेन करते तो किस आयन के बेसिस पे करते, याद रखना है K+ आयन, ठीक है। फ्लैसिड सेल्स, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ओवर श्रिंक सेल्स, फ्लैसिड इज अ बैलेंस वन, and turgid cell is a बहुत ज्यादा स्वेलिंग जिसकी हो जाती है, उस टाइप के सेल। इतना ही याद रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद आज से हमें जो पढ़ना है वो है माइक्रोबॉडीज। क्या पढ़ना है, माइक्रोबॉडीज। एक सुपरफिशियल आइडिया, 5 मिनट है हमारे पास, उसके बाद हम फिर से ज्वाइन होंगे और फिर से हम क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। अब माइक्रोबॉडीज, बेसिकली माइक्रोबॉडीज क्या होंगी, किसको कहते होंगे हम माइक्रोबॉडीज, जो छोटे छोटे ये दिख रहे ग्लायोक्सिजोम्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, इस टाइप की और भी अलग अलग छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज होती हैं। छोटे छोटे ऐसे वैक्यूलर, वी कैन से वेसिकुलर फॉर्म में कोई बॉडीज घूमती रहती हैं अपार्ट फ्रॉम योर मेन सेल ऑर्गेनेलिज। मेन सेल ऑर्गेनेलिज को छोड़ के, जैसे कि हमारे क्लोरोप्लास्ट बता रहा होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहा है, ये गोल्गी बॉडी बता रहा है, ये ये क्या है, फ्री राइबोसोम्स बता रहा है। देखो ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पिंक बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इनको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ऐसे वेसिकुलर फॉर्म में कोई बॉडीज सेल के अंदर घूमती रहती है, और वो सेवरल टाइप्स की होती है। वो क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती है। इस टाइप्स में कैसे होती है, क्योंकि उनमें अलग अलग एंजाइम्स स्टोर रहते हैं। मैं लाइसोसोम्स की बात नहीं कर रही, लाइसोसोम को उन्हें अलग कैटेगरी में रखा, ठीक है। अब तो डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ
enzyme that are present inside it, we call them several other types of names. We call them sometimes call them spirosomes, sometimes we call them peroxisomes, sometimes we call them glyoxysome, sometimes glycosomes, sometimes hydrogenosomes. अलग अलग नाम होते हैं. छोटे छोटे माइक्रोबॉडीज सेल के अंदर होती है, जिसमें कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स रहते हैं. जिस माइक्रोबॉडी में जिस पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम है, उस बेसिस पे वो अपना फंक्शन करेगा. हर किसी इसका फंक्शन अलॉटेड है. ठीक है. सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा, सबसे हाईलाइट होने वाला जो माइक्रोबॉडी है, दैट इज अ पेरोक्सीसोम. बट आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, स्टेट के टेक्स्ट बुक में, तो आपको स्पिरोसोम भी देके रखा है, पेरोक्सीसोम भी देके रखा है. ठीक है. और हम इसमें से और एक को पढ़ लेंगे, ग्लायोक्सिसोम भी देके रखा है. तो हमें इन तीनों का थोड़ा डिटेल वर्जन जानना होगा. इनका कुछ नहीं, इसमें हाइड्रोजनेज एंजाइम होंगे, इसमें ग्लाइकोजेनेज एंजाइम होंगे. तो ये अलग अलग टाइप के, अपार्ट फ्रॉम दिस मेन 3, ये और भी दूसरे टाइप के क्या है, माइक्रोबॉडीज है. माइक्रोबॉडीज का ही एक नाम होता है साइटोसोम. क्या कहते हैं उसको, साइटोसोम. देखो है तो छोटी सी माइक्रोबॉडी, बट नीट एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बहुत आए हैं. अल्दो स्टेट एग्जाम में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं, जो कि पेपर को थोड़ा ट्रिकी कर देते, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, ज्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा, उनको थोड़ा अलग लगता है, क्या है समझ में नहीं आता. बचपन से थोड़ा ना पढ़ा है ना हमने. बचपन से हमने पावर हाउस पढ़ा है, किचन हाउस ऑफ सेल पढ़ा है, सुसाइडल बैग पढ़ी है, तो उस पे वहां तक हम कन्फाइंड रहते. तो ये सबसे अच्छा एरिया है नीट पॉइंट ऑफ. ठीक है. माइक्रोबॉडी और स्टेट पॉइंट ऑफ, अगर पेपर को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो देखो, एक इस स्लाइड को फिनिश करने के बाद, माइक्रोबॉडी का ही दूसरा नाम साइटोसोम है. सेल के अंदर छोटे छोटे bodies, that is called as cytosomes, is a type of organelle that are found in the shape of plants. See, plant में भी है, प्रोटोजोआ में भी है, but mostly found in animals. देखो बायोलॉजी में कभी भी कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है. This is always present, ऐसा नहीं. This can be present, these are mostly present, these are predominantly present. ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होता है. बहुत ज्यादा एडवांस है बायोलॉजी में, तो हर बार हम उसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते. इज ऑलवेज देयर. मैक्सिममली ऐसा है कि हम हाँ एनिमल में ही होंगे, प्लांट में नहीं होंगे, ऐसे नहीं कहेंगे. मैक्सिममली in animal, sometimes present in plant also. So vacuole maximally present in plant, some examples are present in animals also. ठीक है. लेस देन 1 मिनट है. सेवरल टाइप्स की माइक्रोबॉडीज होती है, वो अराइज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ऑब्वियसली ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्ड ऑफ हो जाता है. मींस बाहर हो जाता है, छोटे वेसिकल्स में बाहर फॉर्म हो जाता है, टूट जाता है. तो वो अलग अलग वेसिकल अलग अलग माइक्रोबॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसको हम आगे की क्लास में रिज्यूम करेंगे. फटाफट ज्वाइन होना है, 5 मिनट के बाद में किसी को एंट्री नहीं दूंगी. राइट नाउ 40 स्टूडेंट्स आर देयर एंड होप इतने ही स्टूडेंट्स रहेंगे. 39 हो गए. ओके फाइन.